थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। मैं सुमति हजेला आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ और बातें बताने जा रही हूँ जो कि मैंने पार्ट 1 में नहीं बताई थी। इस पार्ट में हम सिस्टम की और वेराइटीज देखेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वेराइटीज ऑफ सिस्टम। जब किसी सिस्टम की अवस्था या स्टेट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मात्राओं पर निर्भर करती है तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। ओपन, आइसोलेटेड व क्लोज सिस्टम्स के अलावा उन्हें हीट्रोजीनस और होमोजीनियस सिस्टम्स में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। होमोजीनियस सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें पूरे सिस्टम के रासायनिक अवयव या केमिकल कॉम्पोजिशन एक से होते हैं। उदाहरण के लिए कई गैसों का मिक्सचर होमोजीनियस सिस्टम होता है। हीट्रोजीनियस सिस्टम, यह सिस्टम दो या अधिक फेजेस से मिलकर बना होता है जो कि एक दूसरे से तय की हुई बाउंड्रीज से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जब बर्फ पानी में डाला जाता है तो वह एक हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यदि किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज समय के साथ नहीं बदलती तो वह सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। शुरुआत की अवस्था में भी एक इक्विलिब्रियम रहता है क्योंकि तब सिस्टम ने अपनी सराउंडिंग से कोई प्रक्रिया नहीं की होती है, अर्थात किसी प्रकार का आदान प्रदान सिस्टम व सराउंडिंग में नहीं होता है। अंत की अवस्था में फिर इक्विलिब्रियम हो जाता है क्योंकि तब सिस्टम अपनी सराउंडिंग से प्रक्रिया कर चुकता है। अब शुरुआत व अंत में सिस्टम की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ सराउंडिंग से प्रक्रिया का अर्थ है कि सिस्टम व सराउंडिंग के बीच एनर्जी या कार्य का आदान प्रदान होता है या एनर्जी व कार्य का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के प्रकार। पहला प्रकार केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें यदि सिस्टम में विभिन्न फेजेस के रासायनिक गुण समय के साथ नहीं बदलते तो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। दूसरा प्रकार है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यदि सिस्टम के एक पार्ट के द्वारा दूसरे पार्ट पर कोई कार्य नहीं किया जाता तब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इस अवस्था में सारे फोर्सेस एक से रहते हैं। फोर्सेस प्रेशर की वजह से होते हैं, अतः समय के साथ प्रेशर नहीं बदलता। थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम के एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में हीट का आदान प्रदान नहीं होता तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इस समय हर पार्ट में एक ही टेम्परेचर रहता है। यदि एक जगह से दूसरी जगह का टेम्परेचर बदलेगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा और वह थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। अतः थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के ये तीन प्रकार हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक और प्रकार है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का अर्थ है इस प्रकार की अवस्था के लिए हर फेज का मास समय के साथ निश्चित रहना चाहिए, यह बदलना नहीं चाहिए। जबकि फेज का अर्थ है सॉलिड, लिक्विड या गैस फेज, अर्थात पदार्थ की अवस्था। एक सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में रहता है जबकि ऊपर बताई गई सारी कंडीशंस एक साथ व समय के साथ नहीं बदलती। यदि इनमें से एक भी बदलती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस।
विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक लॉज के विभिन्न कार्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं। थर्मोडायनेमिक लॉज इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे यूनिवर्स के सारे छोटे बड़े इंटरैक्शंस को नियंत्रित करते हैं तथा उनकी उपयोगिता हर तरह के विज्ञान के लिए होती है। एक थर्मोडायनेमिक अवस्था से सिस्टम किसी प्रोसेस के होने पर ही दूसरी अवस्था में जा पाता है। प्रोसेस के साथ ही ऊर्जा व पदार्थ का भी आदान प्रदान सिस्टम व उसकी सराउंडिंग के बीच में हो पाता है। इस समय कम से कम एक स्टेट वेरिएबल तो बदलता ही है। प्रोसेस सिस्टम की अवस्था के बदलाव का मार्ग भी तय करता है। कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक खास स्टेट वेरिएबल निश्चित कर लिया जाता है तथा वह समय के साथ नहीं बदलता। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को कुछ खास नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process, and cyclic processes. आइसोथर्मल प्रोसेसेस। इस प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर पूरा प्रोसेस होने तक स्थायी या कांस्टेंट रहता है, अतः चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहता है, अर्थात टेम्परेचर बदलता नहीं है। अगर एग्जाम्पल लें तो गैस का उदाहरण लिया जा सकता है और गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, अर्थात PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें P प्रेशर है तथा V वॉल्यूम है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है जो कि उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है, अतः यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल सिस्टम में या तो सिस्टम को हीट मिलती है या उससे हटती है, अतः दो प्रकार के प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक्सोथर्मल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में पैदा हुई हीट एनर्जी तुरंत सिस्टम से बाहर निकल जाती है, अतः किसी भी समय सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जितनी हीट आवश्यक होती है उसे सिस्टम सराउंडिंग से तुरंत ले लेता है। इस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है तथा कम नहीं होता है। इस प्रकार के प्रोसेसेस के उदाहरण हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, 0 डिग्री पर बर्फ का पिघलना, फ्रिज में होने वाले सारे रिएक्शन तथा हीट पंप में होने वाले रिएक्शंस इत्यादि। एडियाबैटिक प्रोसेसेस। इस प्रकार के प्रोसेस में हीट व पदार्थ का सिस्टम व सराउंडिंग के बीच आदान प्रदान नहीं होता है। एनर्जी सराउंडिंग को केवल वर्क के रूप में दी जाती है। सिस्टम पर जो भी कार्य किया जाता है उससे स्टेट प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, जैसे कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर इत्यादि में बदलाव आ जाता है क्योंकि ये स्टेट प्रॉपर्टीज हैं। जिन सिस्टम में इस तरह का प्रोसेस होता है वो सराउंडिंग से थर्मली इंसुलेटेड रहते हैं तथा वर्क या कार्य जो होता है वो केवल शुरुआत व आखिर के टेम्परेचर्स पर निर्भर करता है। इस प्रकार के प्रोसेस का उदाहरण थर्मस बोतल है
जिसमें कि गर्म पानी गर्म व ठंडा पानी ठंडा रहता है, अर्थात सिस्टम जो भी है अंदर का वो बाहर की सराउंडिंग से इंसुलेटेड रहता है, उसमें कोई आदान प्रदान नहीं होता है। यदि इस प्रोसेस की तुलना आइसोथर्मिक प्रोसेस से की जाए तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो होता है तथा चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, अर्थात इंटरनल एनर्जी में बदलाव नहीं आता है, किंतु जो भी हीट या ऊष्मा सिस्टम में ऐड की जाती है वो जीरो के बराबर नहीं होती, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो नहीं होता है और Q इज जीरो, यानी कि हीट सिस्टम में नहीं जुड़ती और जीरो होती है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो का मतलब है सेम या समान तथा बारिक का मतलब होता है प्रेशर या ताकत। आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर पूरे प्रोसेस में नहीं बदलता। उदाहरण के लिए किसी बर्तन में रखे मॉलिक्यूल्स उसकी दीवारों पर जो जोर या ताकत लगाते हैं उसे प्रेशर कहा जाता है। यदि किसी हिल सकने वाली पिस्टन के अंदर गैस भरी हुई है, उसे गर्म करने पे मॉलिक्यूल्स तेजी से हिलने लगेंगे, किंतु पिस्टन चूंकि हिल सकता है इसलिए उसमें जितनी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा ताकत लगेगी उतना ही वो हिल जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा तथा मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिलने लगेगी हिलने के लिए। जगह यहाँ पे वॉल्यूम के समान है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल्स के ज्यादा तेजी से हिलने के बावजूद प्रेशर प्रक्रिया की शुरुआत जितना ही मेंटेन रहता है। इसी को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। यदि प्रेशर स्थायी है तथा लगने वाली ताकत या फोर्स भी स्थायी है तो जो कार्य सिस्टम में हुआ है वह निम्न समीकरण से बताया जा सकता है। समीकरण है W इज इक्वल टू P डेल्टा V। गैस के आइसोबैरिक फैलाव या एक्सपेंशन में हीट का आदान प्रदान होना जरूरी होता है, जिससे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोचोरिक प्रोसेसेस, अगेन आइसो का मतलब है समान, चोरिक मीन्स वॉल्यूम। अतः सिस्टम में प्रोसेस निश्चित वॉल्यूम में होता है। इसे आइसोमेट्रिक, कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। यह वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम प्रोसेस शुरू होने से अंत तक स्थिर रहता है, अर्थात सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य या वर्क जीरो रहता है। किसी टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए जो हीट एनर्जी बाहर से यदि दी जाती है तो वह इंटरनल एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाती है। उदाहरण के लिए एक ठोस खाली बंद टिन की गैस को गर्म किया जाए तथा ये माना जाए कि टिन फैल नहीं सकता तो गैस के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर फैलेंगे, किंतु टिन का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, बस उसकी दीवारों पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अतः गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी जो बढ़े हुए प्रेशर व टेम्परेचर से पता चलेगी। गणित के हिसाब से डेल्टा एस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, अर्थात जितनी ऊष्मा दी गई है उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सिस्टम सराउंडिंग्स से रिजिड बाउंड्री के दाना के द्वारा डायनेमिकली इंसुलेटेड रहता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्वासी स्टैटिक या नॉन क्वासी स्टैटिक हो सकते हैं। क्वासी स्टैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत धीमे होता है व प्रॉपर्टी डायग्राम में उसे जुड़ी हुई लाइनों से दर्शाया जाता है, जबकि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में प्रोसेस बहुत धीमे नहीं होता तथा प्रॉपर्टी डायग्राम में उसे डैश्ड लाइनों से दिखा सकते हैं।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस उसी पाथ से वापस पहले वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है और सिस्टम व सराउंडिंग पे कोई असर नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि वो प्रोसेस बस रिवर्सिबल नहीं है। सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, मगर सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक पाए जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेसेस में सीरीज में प्रोसेसेस होते हैं, एक के बाद एक होते जाते हैं, जिनमें हीट और वर्क सिस्टम से बाहर व अंदर भी आते जाते हैं। इसके साथ ही प्रेशर, टेम्परेचर आदि स्टेट वेरिएबल्स में भी बदलाव आता है, किंतु अंत में सिस्टम पहली वाली अवस्था में वापस आ जाता है। चूंकि सिस्टम की प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक स्टेट पर डिपेंड करती हैं, अतः प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। अंत में कहना चाहिए कि रिएक्शन शुरू होने के बाद जब लास्ट स्टेज फिर से आ जाती है, आखिरी अंतिम स्टेज फिर से आ जाती है और प्रोसेस पूरा एक चक्कर लगा के पहली जैसी अवस्था में आ जाता है, तो अंत में कहा जाएगा कि स्टेट प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं। हीट, वर्क आदि वेरिएबल्स पूरी साइकिल में जीरो भी नहीं होते और वो प्रोसेस पर निर्भर करते हैं। पूरा वर्क पीवी डायग्राम से एक बंद एरिया में दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि कार्य काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो उसे निगेटिव से दर्शाया जाता है, और इंजन के अतिरिक्त दूसरे जो उदाहरण है इस तरह के प्रोसेसेस के, वो फ्रिज तथा एसी इत्यादि हैं। प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देनी पड़ती है। अर्थात स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसी एक दिशा में बिना बाहर से ऊर्जा दिए चल सकता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस भी कहा जाता है। वे अपने आप ही होते रहते हैं, यदि कोई फोर्स उन्हें उल्टी दिशा में ना भेजे तो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पॉजिटिव तथा नेगेटिव चिन्ह से दर्शाया जाता है। यदि सिस्टम से फ्री एनर्जी बाहर निकलती है तो वो नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज कहलाता है, किंतु सराउंडिंग के लिए यह पॉजिटिव बदलाव होता है। उदाहरण के लिए एक महक कमरे में फैलती है, बर्फ गुनगुने पानी में पिघलती है, नमक का पानी में घुलना, लोहे का जंग खाना या रस्टिंग ऑफ आयरन। ये उदाहरण है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की दिशा निर्धारित होती है तथा यह तय होता है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं तथा सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। स्पॉन्टेनियस का अर्थ यह नहीं है कि प्रोसेस की गति बहुत तेज ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए डायमंड ग्रेफाइट में बहुत धीमी गति से बदलता है तथा करोड़ों साल लग जाते हैं। प्रक्रिया की गति केमिकल काइनेटिक्स पे निर्भर करती है, न कि उसकी स्पॉन्टेनिटी पे, स्वतः चलने पे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंडरगोनिक रिएक्शन या अनफेवरेबल रिएक्शन होता है, या इसको इन नामों से भी जाना जाता है। यह ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है तथा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यह टोटल एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोसेस को शुरू करने में लगती है उससे कम प्रोसेस के अंत में यह उत्पन्न होती है।
यहाँ पे एक्सर्गोनिक का मतलब है कि ऐसा रासायनिक रिएक्शन जो कि एनर्जी को अपनी सराउंडिंग में रिलीज करता है, जबकि एंडरगोनिक रिएक्शन ऐसी रासायनिक क्रिया को प्रस्तुत करता है जिसमें एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में ली जाती है। इस स्लाइड में हम वो रेफरेंसेस या संदर्भ दिखा रहे हैं जिनकी मदद से हमने ये पीपीटी बनाया है। हमारे बनाए हुए लेक्चर्स आप आगे भी देखते रहें, क्योंकि उनमें थर्मोडायनेमिक्स की लॉज और एस्पेक्ट्स जो कि इनमें नहीं कवर हो पाए हैं वो सारे बताए जाएंगे। धन्यवाद।